सर, एलएन के वाइस प्रेसिडेंट विजय सोनी सर, प्रिंसिपल, तमाम टीचर्स, आप सबको चरणों में नतमस्तक होकर के नमन करता हूं और इस देश की युवा शक्ति को आपको मैं प्रणाम करता हूं, आपको अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। ये भारत माँ के बेटों की आवाज है। हो सकती है क्या? भारत माँ ने शेर पैदा किए, शेर, और शेर जब दहाड़ता है तो 100-100 किलोमीटर दूर तक आवाज जाती है ना? यहाँ से नजदीक बॉर्डर कौन सा है? वहां तक आवाज पहुंचनी चाहिए। पहुंचेगी नहीं? कोई चीज संभव नहीं है, सारी चीज संभव है। जय हिंद। इतना ही जोश जीवन पर्यंत बना रहना चाहिए, लेकिन जरूरी है इस जोश के साथ होश। अगर होश से चलेंगे तो ये जोश दुगनी ताकत देता हुआ चलाएगा, दुगनी। हमेशा होश में रहना, हमेशा, सोते समय तब भी, चलते समय तब भी, पढ़ते समय तब भी, और खाते समय, पानी पीते समय भी होश होना चाहिए। अगर होश नहीं होगा तो मेडिकल के साइंस, मेडिकल स्टूडेंट है ना, मेडिकल साइंस का पता है ना, अगर होश नहीं होगा तो सांस वाली नली में जो है पानी और खाना चला जाएगा कि नहीं? तो इस होश को बना करके रखना। और आपने सपना देखा है ना डॉक्टर बनने का, तभी आप यहाँ पर आए के अंदर, कोटा के अंदर आप ट्रेनिंग कर। कभी सपने को आपने जिया है क्या? जिया है? जिया कैसे जाता है? जिया कैसे जाता है? जैसे आप सूल से 17 गोलियां आत्मा से जिया जाता है ना। अगर हम किसी चीज को आत्मा से जीते ना, आत्मा से, जब हम उस आत्मा से जीते हुए उसका विजुअलाइज करते हैं तो उसकी शक्ति, उसकी पावर 1000 गुना बढ़ती है, और जो आप देखना चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए ये पूरी कायनात आपके उस सपने को साकार करने में लग जाती है। अभी तक आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े ना? एक फॉर्मूला मेरा भी पढ़ने की जरूरत नहीं, उसको याद कर लेना और जीवन में अप्लाई कर लेना, ठीक है? अगर जीवन में उसको अप्लाई कर लिया, जीवन में कभी असफल नहीं होंगे, आप सफलताओं की बुलंदियों तक जरूर पहुंच जाएंगे। सिर्फ 3P का फॉर्मूला है, 3P। पहला P पर्पज। डॉक्टर बनना है ना? क्यों बनना है? पैसा कमाना। क्लियर है? क्यों बनना है? राष्ट्र सेवा। डॉक्टर राष्ट्र सेवा नहीं करता, मानव सेवा करता है। वाह। डॉक्टर के लिए ये जो बाउंड्री होती है ना, ये कोई उसको बांध नहीं सकती है। डॉक्टर के लिए पूरी दुनिया के मानव उसके लिए एक समान, सबके ट्रीटमेंट करना, सबकी जिंदगी बचाना उस डॉक्टर का धर्म बनता है। तो अगर हमें पर्पज क्लियर है तो इस पर्पज को प्राप्त करने के लिए दूसरा P स्टार्ट होता है। उसको क्या बोलते हैं? पैशन, जुनून, वो पागलपन, वो दीवानगी। और ये पागलपन, दीवानगी, जुनून, अगला तीसरा जो P है, कौन सा हो सकता है? परफॉर्मेंस। कि आपकी परफॉर्मेंस को कितनी ऊंची बुलंदियों तक पहुंचा सकता है, ये आप भी नहीं जानते और दुनिया भी नहीं जानती। क्योंकि जो एज है ना, ये अभी आपकी एज, इस एज में जोश है, जुनून है, ऊर्जा है, शक्ति है,
भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, और अगर ये भावनाएं, संवेदनाएं, ऊर्जा और शक्ति जिस दिशा की तरफ चलेगी उसी दिशा की तरफ आपकी फतेह ही फतेह होगी। फतेह, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये परफॉर्मेंस, पैशन, ये आपको अगले 30-40 मिनट के अंदर एहसास होगा कि इस अवस्था की जो ऊर्जा की ताकत है वो कितना जुनून पैदा करती है और उस जुनून से कितने परफॉर्मेंस को ऊपर पहुंचाती है, ये आप अगले 40 मिनट के अंदर देखेंगे। जिस तरह से आप सपना देख करके यहाँ कोटा के अंदर एलएलबी में ट्रेनिंग करने के लिए आए ना, ये ट्रेनिंग पार्ट्स है। यहाँ डॉक्टर नहीं बनाया जा रहा, बनाया जा रहा क्या? यहाँ डॉक्टर नहीं बनाया जाता, यहाँ पर डॉक्टर के एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी की जाती है, उसको तैयार करा जाता है कि ताकि आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर के अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई करें, और एमबीबीएस पढ़ने के बाद आप डॉक्टर बनते हैं। नहीं, मैं भी एक, जैसे आपने सपना देख करके यहाँ आए हैं, मैंने भी सपने को देखा था, देखा ही नहीं था बल्कि उसको जिया भी था। मैंने ये देखा था, जिया था कि मैं फौजी बनूंगा, लेकिन एक युद्ध भी लड़ूंगा। आपने अभी तक सिर्फ एक सपना देखा होगा कि सफेद कोट पहना, डॉक्टर की वर्दी पहनी है और किसी क्लिनिक में बैठ करके मरीजों को देख रहे हैं, बस ये सपना देखा है। कभी इसको जब जीते ना, तो कभी ये देखना है, महसूस करना कि 55 डिग्री टेम्परेचर में और -50 डिग्री टेम्परेचर में जहां दूर दूर तक लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं और उन लाशों के बीच कोई जिंदगी तड़प रही है, और एज ए डॉक्टर मैं उसको उठा करके उसकी जिंदगी बचाने का प्रयास। मैं 6th क्लास से सपनों को देखता, जीता हुआ, बड़ा हुआ। जब 12th क्लास में आया तो मात्र 16 साल 5 महीने की अवस्था थी। शायद उस अवस्था वाले यहाँ पे हैं या उससे भी बड़े होंगे, सारे बूढ़े। 16.5 साल की अवस्था थी। आप अभी एग्जाम नहीं हुआ था 12th का, ये मानिए जस्ट 11th पास किया था और फौज में भर्ती होकर के चला गया। उस रेजिमेंट में गया जिस रेजिमेंट का इतिहास अभी स्कूल के अंदर किताबों में पढ़ करके बड़ा हुआ था कि एक हिंदुस्तान का सैनिक अकेला पाकिस्तान के 8 पैदल टैंकों को ध्वस्त करता है और नौवे पे निशाना लगाते लगाते मां भारती की गोद में सो जाता है। जानते हैं उसका नाम क्या था? वीर अब्दुल हमीद। जिस तरह से आप यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसी तरह से एक सिविलियन को फौजी बनाने के लिए फौज भी ट्रेनिंग देती है, और वो ट्रेनिंग आग की तप्त भट्टी होती है। यहाँ तो कोई आग की तप्त भट्टी नहीं, एयर कंडीशन क्लासरूम, एयर कंडीशन रूम आपका है, मन मर्जी के हैं। 6 घंटे की एकेडमी क्लास, उसके बाद 18 घंटे अपने रूम के अंदर। जब दिल करा खाया, जब दिल करा सो गया, जब दिल करा घूम ली। खुद की मर्जी है ना। और कभी दिल करा तो ये 6 घंटे की क्लास भी छोड़ दी। ये भी होता है ना, होता है। लेकिन वहां सुबह 3:30 बजे उठना पड़ता है। सुबह 3:30 बजे से रात को 11:30 बजे तक वो जो वहां इंस्ट्रक्टर हैं, जो टीचर हैं, वो शिक्षक हैं, वो अपनी क्षमता से, सक्षमता से 9 महीने तक इसे रूटीन में उस आग की भट्टी में तपाते हैं। तब जाकर के एक सिविलियन फौजी बनकर के बाहर आता है। और फौजी देश का विश्वास और भरोसा होता है, क्योंकि उसके ऊपर पूरा देश विश्वास करता है। वो वर्दी पहनता है
तो उसके बदन के ऊपर जो वर्दी होती है वो कोई मामूली कपड़ा नहीं होता, वो लाखों करोड़ों सैनिकों के खून से पावन वो वर्दी होती है, वो तिरंगे की आन बान और शान वर्दी होती है। जिस वर्दी को पहन करके वो पल भर में अपनी जान को कुर्बान कर देता है, ऐसी वर्दी को पहन करके मेरी पहली पोस्टिंग मैं कश्मीर में गया। आज मैं सोचता हूँ तो उसका एहसास होता है कि मैं क्यों गया वहां, क्योंकि जो सपनों को जीता हुआ चला आ रहा था और पूरी कायनात उस सपने को पीछे करने में पूरा करने में लगी हुई थी, इसीलिए तो वहां पर भेजा। क्योंकि एक बड़े युद्ध को लड़ने से पहले छोटे छोटे युद्धों को लड़ना पड़ता है, अपने अंदर क्षमता सक्षमता वो सामर्थ्य बनानी पड़ती है ताकि बड़े युद्ध को आसानी से लड़ा जा सके और उसको जीता भी जा सके। जिस तरह से आप अपनी नींद की पर अभी कर रहे हैं तैयारी, कब है? 5 मई को है 2024 में। और अभी आप डेली हर महीने अपने प्रोग्रेस टेस्ट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्या मतलब है इसका? अरे अपना आकलन करने का, अपना आकलन कि मेरा आकलन हो रहा है कि मेरे अंदर कितनी क्षमता सक्षमता, कितना मैं सामर्थ्यवान हो गया, कितना मेरा मनोबल बढ़ गया है और कितना मैंने सीख लिया है कि आने वाले युद्ध को मैं आसानी से पार कर सकूं। इसलिए तो होता है। तो वहां मुझे इसलिए भेजा क्योंकि 1990 से वहां उग्रवादियों ने दहशतगर्दी पहुंचा रखी थी, दहशतगर्दी मचा रखी थी कि पूरे कश्मीर के अंदर अशांति स्थापित किया हुआ था। तो हमारी फौज उन उग्रवादियों के साथ एक युद्ध लड़ रही थी और आज भी लड़ रही है। जानते हैं ना, आज भी लड़ रही है। तो उस युद्ध का हिस्सा बना, बहुत 1.5 साल हो गया। तो समय तो अपनी गति से चलता है ना। और इस जीवन के अंदर सबसे बेशुमार कीमती अगर कोई चीज है तो वो क्या है? समय। आज का अगर 1 सेकंड 1 घंटे के बाद पूरी दुनिया की दौलत को लाकर के किसी के कदमों में डालोगे कि मुझे वो 5:40 का वो समय वापस दे दो, आपको नहीं मिलने वाला। इतना बेशुमार कीमती है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात, ये अपनी चाल से चलता है। अगर जो इंसान, जो स्टूडेंट, जो व्यक्ति उस समय की चाल से अपनी चाल को मिला करके चलेगा तो ये उसको अपने गंतव्य स्थान तक निश्चित रूप से पहुंचा देगा। और अगर आप रुक गए ना तो ये बाजू पकड़ करके ये नहीं कहेगा चल मेरे साथ, ये वहीं छोड़ करके चला जाएगा, वहीं छोड़ करके चला जाएगा। आप थोड़ी देर देखेंगे कि थक गया, थोड़ी देर में चल लेंगे, पकड़ लेंगे, लेकिन दुनिया के अंदर कोई ऐसा वो व्यक्ति नहीं हुआ जो इस समय की गति को पकड़ सके। नहीं पकड़ा जाओगे, वो चला गया, छूट गया। कोई नहीं दौड़ सकता इस समय से ज्यादा तेज। ऐसे समय व्यतीत हुआ। 1998 में आया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने वर्ष 1998 में परमाणु परीक्षण किए। दोनों मुल्क बारूद के ढेर पर आकर के खड़े हो गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी वो समझ चुके थे, जान चुके थे कि दोनों ही राष्ट्र बारूद के ढेर पर खड़े हैं। नफरत की छोटी सी भी चिंगारी पूरी मानवता का विनाश कर सकती है। इसलिए उन्होंने शांति का पथ अपनाया। आप जानते हैं कि जहां शांति होती है वहीं उन्नति और विकास भी होता है। और ये राष्ट्र के लिए नहीं है, समाज के लिए नहीं है, ये एक इंसान के लिए भी है। अगर इस इंसान का मन और मस्तिष्क अगर शांत है तो वही उन्नति कर सकता है, वही अपने लक्ष्य तक प्राप्त कर सकता है। क्योंकि हमारे मस्तिष्क में जो विचारों का द्वंद्व चलता है, युद्ध चलता है, वो हमें हमेशा भटकाता है पीछे, हमारी क्योंकि एनर्जी को नष्ट करते हुए चलते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर बस यात्रा समझौता एक्सप्रेस शुरू की गई। बहुत बड़े स्तर के ऊपर सौहार्दपूर्ण मैत्रीपूर्ण वातावरण बनता चला गया। लेकिन पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ
वो नहीं चाहता था कि दोनों देशों की आवाम के बीच शांति हो। तो उसने कारगिल, बटालिक, द्रास, तुर्तुक ऐसे सेक्टर, ऐसी जगह जहां पर सर्दियों में -60 डिग्री टेम्परेचर पहुंचता है। कल्पना कीजिए जहां से आप आए हैं और जहां रह रहे हैं, यहाँ सर्दियों में मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है? -5, माइनस में तो कभी नहीं जाता, 5 डिग्री 7 डिग्री, 5 डिग्री 7 डिग्री जाने के बाद हम अपने बिस्तरों से निकलना नहीं चाहते। और आपके गांव के, गली के, मोहल्ले के, शहर के कोई आपके ताऊ, चाचा, भाई कोई लगता होगा, वो आज भी उसी -60 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर के हम सबके लिए, आपके लिए वो लगातार अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है। हम पानी की तो बात अलग, खून भी जमता है, और खून की तो बात ही अलग, हड्डियां भी जम जाती हैं, हड्डियां भी जमती हैं वहां। ऐसी परिस्थितियों में भी हिंदुस्तान के ये बेटे लगातार अपने कर्तव्य, अपने ड्यूटी का निर्वाह करते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके अंदर एक उमंग, एक जोश, बस यही बनाए रहता है। आप लोग एक थैंक बोलते हो ना सिर्फ, है ना? उस थैंक्स की पावर वो समझता है, ताकत को समझता है। वो समझता है पूरा राष्ट्र उससे प्रेम करता है, और उस प्रेम के लिए अपने आप को कुर्बान करता है। इतनी ताकत है आपके थैंक्स के अंदर। हाँ, तो कारगिल, बटालिक, द्रास सेक्टर में ये एक समझौता था कि दोनों सेनाएं चोटियों के ऊपर से नीचे उतर करके आ जाएंगी। हमारी सेना एक अनुशासन प्रिय सेना है, क्योंकि ये राष्ट्र अहिंसा का राष्ट्र है, शांति प्रिय राष्ट्र है, और इस देश के जो नागरिक हैं वो अपने देश के कानून को मानने वाले देश नागरिक हैं। हम उसी कानून के तहत फौज हमारी नीचे आई, लेकिन पाकिस्तान की फौज नीचे न जाकर के उन्होंने तमाम हमारी चौकियों के ऊपर कब्जा कर लिया। इतनी भारी संख्या में मैन पावर, अम्युनिशन, इक्विपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव तमाम स्टोर बहुत भारी मात्रा में वहां पर इकट्ठे कर दिए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहां से वापस जाएंगे, लेकिन भूल गए ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, और इस मिट्टी में सिंगड़ी और शेर पैदा हो गए। इन्हीं हिंदुस्तान के शेरों ने, सैनिकों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके इन 13,000 से 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियों के शिखरों पर बने हुए बंकर को कब्रिस्तान बनाना शुरू कर दिया था। ये पिक्चर आपने बहुत बार देखी होगी, बहुत बार देखी है, महाभारत की पिक्चर है। 5,000 साल पुरानी पिक्चर है, लेकिन 5,000 साल बाद भी हर वर्ग के, हर व्यवसाय को एक नई शिक्षा, एक नई प्रेरणा देती है। ये पिक्चर देखने से आपको समझ में आ रहा होगा, ये बताती है, सिखाती है, दर्शाती भी है कि जब व्यक्ति चारों तरफ से चुनौतियों से घिर जाए, हताश और निराश होने लगे, और मन हथियार डालने पर विवश हो जाए, तो अपने जीवन की डोर, अपने जीवन के सारथी को सौंप देना चाहिए। कौन है हमारा जीवन का साथी? हमारे पेरेंट्स, हमारे शिक्षक हमारे जीवन की साथी है। अगर हम अपने इस जीवन की डोर को अपने पेरेंट्स, अपने शिक्षक को सौंपते हैं, तो आप कितनी बड़ी चुनौतियां क्यों ना हो, आपको वहां से निकाल करके लेकर के जाएंगे और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। उसमें दिख रहा है ना अर्जुन, अर्जुन दिख रहा होगा ना पिक्चर में? यस सर। ये जानते हैं ना, इतना सर्वशक्तिशाली जो पूरे विश्व को जीत सकता है, पूरे विश्व को हरा सकता है, लेकिन वो खुद इन सेनाओं को देख करके हार गया, हताश और निराश हो गया। उसके मन ने हथियार डाल दिए, लेकिन हथियार डालने के बाद अपने जीवन के इस रथ को और जीवन के इस डोर को अपने साथी, अपने सखा, अपने कृष्ण को सौंप दिया था। और उस कृष्ण ने
तमाम बाधाओं को पार करते हुए उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचा दिया। ये एक पिक्चर है, बड़ी साधारण सी है, एक पहाड़ी क्षेत्र की एक रोड का निशान है, लेकिन ये हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध रखती है। ईसीजी की पिक्चर देखिए, ईसीजी कराने में उसमें ऐसे तरंगे आती हैं, वो क्या दर्शाती है? इंसान जिंदा है, हार्टबीट चल रही है तो इंसान जिंदा है, और ऐसे चलेगी तो मर गया। उससे क्या सीखा? अरे ये जीवन सरल सुगम रेखा की तरह नहीं है, ये जीवन ऊंचाई और नीचाई, कठिनाई और समस्याओं से घिरा हुआ है, और जो इन समस्याओं से लड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है वही इंसान जिंदा है, बाकी तो सब मृतक की सवारी है। ये सिखाती है, दर्शाती है। ये पिक्चर आपको नहीं जानते इस पहाड़ी का नाम, लेकिन कारगिल वार मेमोरियल की पिक्चर तो देखी होगी। कारगिल वार मेमोरियल इसी पहाड़ी की तलहटी में बना हुआ है, और इस पहाड़ी का नाम तोरोलिंग टॉप। इस पहाड़ी पर हमने 22 दिन तक युद्ध लड़ा था, और इस 22 दिन के दौरान 26 मई को भारतीय वायुसेना के फाइटर्स इस पर बम्बारमेंट करने के लिए भी आए थे, और 28 मई को मुझे वो पल, उस समय आज भी याद है कि 3 वायुसेना के अटैकर फाइटर ये हेलीकॉप्टर फायर करने के लिए, और तीसरा वाला हेलीकॉप्टर था, जब फायर करके ऐसे इन्होंने कर लिया तो पाकिस्तान की फौज ने अपनी गाइडेड मिसाइल के द्वारा इस हेलीकॉप्टर को वहीं पर मार गिराया। इस पहाड़ी पर लड़ते लड़ते 22 दिन संघर्ष करते 22 दिन हो गए थे, और इस 22 दिन के दौरान हमने अपने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खो करके तब जाकर के इस पहाड़ी के ऊपर हमारी सेना ने विजय तिरंगा फहराया। ये पहाड़ी जिसका नाम जानते हैं, देखी कहीं? टाइगर हिल, सुना ना? ये टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 17,000 फीट, जो वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है, और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। हाइट ज्यादा है तो दुश्मन के पास एडवांटेज भी उतना ही ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा दूर तक वो देख सकता है, और ज्यादा दूर तक देख करके आसानी से मार भी सकता है। तो इस पहाड़ी को पुनः प्राप्त करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसको सिविल भाषा के अंदर कमांडो टीम कहते हैं, और फौजी भाषा के अंदर उसको घातक प्लेटून कहते हैं। उसमें ऐसे कुछ जवानों का चयन शुरू हुआ जो फिजिकल और मेंटली बहुत स्ट्रांग है। जो आप अभी मेरे को बड़ी विस्मित भरी निगाहों से देख रहे हैं ना, कि हमारे सामने कोई बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति आकर के खड़ा हो गया। मैं कोई विशेष शक्तिशाली नहीं हूँ, आप लोगों की तरह ही एक माँ के गर्भ से पैदा हुआ एक किसान का बेटा हूँ, खेती करता हूँ, कोई अलग से शक्ति नहीं, कोई पहचान नहीं थी। पहचान थी 18 कैनेडियन का एक सिपाही है, लेकिन 22 दिन की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अम्नेशन पहुंचाना। सुबह 5:30 बजे सामान को उठाते थे, रात को 2:30 बजे ऊपर पहुंचते थे, 2 घंटे में वापस भी आते थे। 22 दिन तक 15 में से 3 जवान हम ऐसे थे जो बिना खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना थके लगातार चलते रहे। उसी काम से हमारी पहचान बनी। ये तीनों लड़के, तीनों सैनिक फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इनको इस घातक प्लेटून के अंदर शामिल किया जाए। इस तरह से मुझे उस टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। ये अवस्था है ना, ये अवस्था बड़े नखरे वाली अवस्था है। नखरे इसलिए होते हैं क्योंकि आप अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, बड़े हो नहीं, बड़ा समझने लगते हैं। मैं मैच्योर हो गया, मुझे सब कुछ पता है। और अब जिस तरह से घर में बड़े अपना हुक्म चलाते हैं, मैं भी चलाऊं, है ना?
ऐसी है ना अवस्था, ये ऐसी अवस्था है। नखरे मम्मी से अलग, टाई उधर फेंकोगे, शर्ट उधर फेंकेंगे, जूते उधर हो जाएंगे, चप्पल उधर होंगी, और खाने के लिए अगर मन पसंद नहीं बना तो बोले मैं बता के गया था चावल बनाना, दाल बनाना, मेरे लिए ये नहीं बनाया, है ना? ऐसे ही होता ना। 22 दिन तक ये पूड़ियां होती है ना, ये पूड़ियों की पापड़ी जो जूट के बोरों में चिपकी हुई होती थी, उन पापड़ियों को खरोंच करके चाय में डाल करके पी करके चलते थे 22 दिन तक। तब जाकर के आप व्यक्ति की पहचान किसी औहदे या रैंक से नहीं है, अब वो इतना बड़ा वो बन गया, इतना बड़ा वो बन गया। आपके कर्म आपकी पहचान बनाएंगे, औहदा आपका पहचान कभी नहीं बना सकता। हमारी घातक प्लेटून को इस टाइगर हिल के ऊपर सबसे पहले हमला करना था। तो समय, फिर दोबारा से आपको याद दिला रहा हूं, समय का अगर सही सदुपयोग करोगे तो समय आपको जरूर गंतव्य स्थान तक लेकर के जाएगा। हमें मालूम था ना, अरे हाइट ज्यादा है, दुश्मन दूर से दूर देख सकता है, और दूर से दूर देख करके मार भी सकता है। और बहुत सारे लोगों की नहीं मेंटेलिटी बनी हुई है, अरे फौजी है तो मरने के लिए ही तो है, कहते नहीं है क्या? हाँ कहते हैं, लेकिन उनकी मेंटेलिटी को दुरुस्त करने के लिए कहता हूं, फौजी मरने के लिए नहीं होता, फौजी मारने के लिए होता है। तो हमें तो दुश्मन को मारना था भाई, इसलिए जब दुश्मन के पास सरप्राइज करके पहुंचेंगे तभी तो मार सकते हैं। इसलिए रात का चुनाव किया, समय का सही चुनाव करना बहुत जरूरी है। रात का चुनाव किया ताकि वो हमारे मूवमेंट को, हमारी हरकतों को ना देख सके। इसलिए रात भर चलते थे और दिन भर इस पहाड़ी में बिना किसी मूवमेंट के पड़े रहते थे, कोई हरकत नहीं। रात भर चलना, दिन भर पत्थरों में चुपचाप पड़े रहना। 2 रात और 1 दिन -20 डिग्री टेम्परेचर में दुश्मन की भारी गोलाबारी के बीच हिंदुस्तान के ये सैनिक कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके इस टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ बढ़ते रहे। और तीसरी रात का वो मंजर आज मेरी आंखों के सामने ऐसे दरसता है, शायद कल की ही तो बात है। 24 साल हो गए, 24 सुबह का वक्त था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। जिस तरह से आज आपको अभी 5 मई 2024 की जो परीक्षा बड़ी असंभव सा प्रतीत हो रही है, मन में आ गया होगा ना, होगा कि नहीं होगा पता नहीं, है ना? एक थॉट चलना शुरू हो गया ना, और यही हमारे टाइम को वेस्ट करता जाएगा। अरे उससे लड़ो, वहां तक पहुंचो। आपके सारे जो है रास्ते वहीं से निकल करके आते हैं। आपके पास तो अभी बहुत समय भी है, इतने एक्सपर्ट भी हैं, पेरेंट्स का सपोर्ट भी है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं, चारों तरफ से दुश्मन ही दुश्मन था। लेकिन जब उस पहाड़ी में इधर उधर घूमे तो ये पता चला कि मैनुअल नहीं चढ़ सकते, लेकिन रस्सियों के सहारे तो चढ़ सकते हैं। रस्सियों के सहारे चढ़ना शुरू किया, दुश्मन ने फायर खोल दिया, रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल और केवल 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो सामने दुश्मन के 2 बंकर। हम 7 जवानों ने पलक झपकते ही अंधाधुंध फायरिंग खोला और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा। टॉप के बहुत नजदीक पहुंच गए थे, बहुत नजदीक। टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा होगा, लेकिन टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, एक कंपनी मीन्स 150, 150 और हम केवल 7। लेकिन हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए, लड़े उनसे, लड़ते रहे। फिर ऐसा भी पल आया कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हेड शूट है, और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हेड शूट है, मतलब सुनिश्चित हो गए। लेकिन
मैं नमन करता हूं इस देश की माओ को जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार स्वरूप कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली खाना। आज हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां अपने मां के वक्तव्य को सार्थक करने के लिए सीमाओं पर खड़े होकर के अपने सीनों पर गोली खाते हैं। मेरे नौजवान साथियों, कभी भविष्य में किसी सैनिक का पार्थिव शरीर देखने का सौभाग्य मिले तो उसकी कफन को उठा करके देखना, उसके सीने पर गोलियों के निशान मिलेंगे, पीठ पर एक भी गोली का निशान नहीं। इतने तो आप बड़े समझदार हो गए हो, बड़े हो गए हो तो समझदार भी हो गए हो, दुनिया को जानने भी लगे हो और दुनिया के सत्य को भी आपका आभास होगा कि जो इस धरती पर आया है उसने मरना निश्चित है। जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु कायरों की तरह नहीं, डरपोक की तरह नहीं। हमारी माओ ने हमें शेर पैदा किया, शेर, गीदड़ पैदा नहीं किए, हमें डरपोक पैदा नहीं किया। क्या अगर हम इस तरह की कोई भी हरकत करते हैं तो हम अपने आप को नहीं, अपनी मां को कायर साबित करते हैं। और ऐसी कोई धरती पर मां नहीं जिसने किसी शेर को पैदा नहीं किया हो, कोई ऐसी मां नहीं जिसने किसी गीदड़ को पैदा किया हो। अरे सारे शेर हैं, और शेर कभी न डरता है न डरपोक होता है, बल्कि वो सीना तान करके मुसीबतों से लड़ता है और लड़ करके मरता है। ऐसे नहीं मरता। हमने भी सोचा यार मरना ही तो है, मरेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, लड़ करके मरेंगे और मार करके मरेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे। लड़े हम 5 घंटे तक लड़े, और ऐसे हम 3 तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए थे। अंधाधुंध गोलियों की बरसात चलती चली आ रही थी, और फिर लड़ते लड़ते ऐसे पल भी आए, ऐसे दृश्य भी आए जो आज तक आप फिल्मों के अंदर देखते आए हैं कि गर्दनें कटती हैं और धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को जिया भी है, देखा भी है। मुझे वो आज भी याद है वो पल कि जब मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने के लिए अपनी पॉलिथीन फाड़ रहा था फिल्म पट्टी की, उसको यहाँ पे गोली लगती, इधर से पूरा उसका सर निकल करके बाहर चला जाता है। हाथ पकड़ो, एक शब्द तक नहीं बोलता। बगल में बैठा था मेरे ट्रेनिंग का साथी, उसके मुख से आखिरी शब्द क्या, वो क्या शब्द आज ही मेरे दिमाग में घूमता कि आखिरी शब्द उसका वो था। उसको सीने में गोलियां यहाँ पे लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहार छोड़ते मेरी गोद में कर कैसे निकल जाता है। एक साथी आगे बढ़ता है, वहाँ पर एक बम गिरता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट करके जमीन पर गिरती है। जब अंग जमीन पर गिरते हैं किस तरह से उनकी उछल होती है, उस शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। एक और साथी आगे बढ़ा, फिर एक और बम गिरता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट जाते हैं। और इस तरह से एक एक करके मेरे तमाम साथी शहीद हो गए। 40-50 पाकिस्तानी सैनिक थे। उन्होंने जैसे चारों तरफ से घेरा हुआ था, उनका एक कमांडर था, उसने बोला इनको रिजेक्ट तो करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। पाकिस्तान के सैनिक हमारे जवानों के शरीर के अंदर जब गोलियां मारते थे तो बॉडियां ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। इन आंखों से देख भी रहा था और सह भी रहा। उसने आकर के जब सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा, जब मुझे भी मारा तो यहाँ पे इस बाजू में गोलियां मारी, फिर पैर में 2 जगह पे गोलियां मारी। मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है और उस गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता। कोई यकीन हो गया कि इनमें से कोई चिंता ही नहीं। कौन सा पी चल रहा है, कौन सा पी? परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस कहाँ तक, ये शक्ति आपकी परफॉर्मेंस को कहाँ तक ले जा सकती है। आज एक सुई चुभती है तो कितनी पीड़ा होती है, उस समय पूरी धनाधन हाथों से पैरों से पार जा रही है, लेकिन तनिक भी पीड़ा नहीं, तनिक भी दर्द नहीं। जब उनको यकीन हो गया कि इनमें से सब मर गए तो
उन्होंने ऐमान में क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारी बॉडियों के अंदर उन्होंने पत्थर मारने शुरू करे, लात मारनी शुरू करी और गालियां देनी शुरू करी। बहुत देर तक ये तांडव को सहता रहा, देखता रहा। फिर उनके कमांडर ने बोला कि इनके हथियार उठा लो और नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर भी हमला कर डालो। और हमले वाली जब कहानी बात सुनी तब एकदम से मन में आएगा आज तो पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करेंगे, यार मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं ताकि उनकी जिंदगी बच सके। और ये सच है, अगर हम निस्वार्थ भाव, सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे समर्पण के साथ उस शक्ति को जिसको हम अल्लाह वाहिगुरु कृष्ण राम कहते हैं वो साक्षात आपके सामने खड़े हो जाते हैं। इसका भी प्रमाण आज आपको मिलेगा। भाई मारने लगे गोलियां, एक एक करके फिर गोलियां मारने थे। तब फिर एक मन के अंदर विश्वास पैदा किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उठ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। और साथियों आज उसी विश्वास की बदौलत आपके सामने भी खड़ा हूं। भाई गोली मारने लगे, फिर भी बाजू में पैर में गोली मारी, 2 कदम तक चला, फिर वो वापस लौटा। इन आंखों से देख रहा था सब कुछ। जब उसने राइफल ऐसे करी, शायद उसको लगा होगा कि मैं जिंदा हूं। जब उसने राइफल सीने की तरफ करी तब लगा यार अब नहीं बचेगा। लेकिन कहते हैं जाको राखी साईं मानस की। और हम हारते कहाँ हैं? हारते कहाँ हैं? मंजिल के बहुत करीब जाने के बाद।